साथियों, पटवारी की आपने तैयारी अच्छे ढंग से की होगी। आज हम पटवारी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है धन्वंतरी पुरस्कार। ये भारत में 3 लोगों को दिए गए हैं और राजस्थान का इसमें कौन है? ये वैद्य ताराचंद। वैद्य ताराचंद शर्मा। अब धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी के बारे में हम थोड़ा विचार करते हैं। धन्वंतरी कौन थे? यानी आयुर्वेद के जो जनक थे उनका नाम था धन्वंतरी, इसलिए धन्वंतरी के जी के नाम पर आयुर्वेद का पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद हम आगामी ये क्वेश्चन बोर्ड पहले भी हो सकता है दोबारा भी पूछे। राजस्थान के कितने लोगों को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? ये साथियों 3 है। इसमें कौन कौन है? एक तो बतूल बेगम। क्या नाम है? बतूल बेगम। ये जयपुर की है और भजन गायिका है। इनका जो योगदान है वो कला है, यानी कला क्षेत्र में इनको, बतूल बेगम को ये पुरस्कार पद्मश्री 2023 मिला, 25 मिला है। और फिर है सीन काफ निजाम। सीन काफ निजाम ये उर्दू शायर है और जिला इनका जोधपुर है। इनका मूल नाम है शिव शंकर बिसा, यानी नाम इन्होंने उर्दू की तरह एक मॉडर्न नाम, उपनाम रखा है इन्होंने। मूल नाम इनका शिव शंकर बिसा। ये साहित्य की श्रेणी में इनको मिला है। कौन सी श्रेणी है? साहित्य की श्रेणी में। फिर तीसरा नाम आता है बैजनाथ महाराज। ये लक्ष्मणगढ़ सीकर के हैं। कहाँ के हैं? लक्ष्मणगढ़ सीकर के। इनको एजुकेशन की जो श्रेणी है, शिक्षा की जो श्रेणी बना रखी है, उसमें इनको ये पुरस्कार दिया गया है। साथियों, आगामी प्रश्न अपना अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 239 ये है यूटी, यानी यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र। संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति करेगा, यानी राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि, जैसे कहीं उपराज्यपाल मनोनीत करते हैं, कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्य कार्यकारी, इस प्रकार के जो पदनाम है। अनुच्छेद 239 है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति करेगा। ये वो भाषा संविधान की है, राष्ट्रपति करेगा। इसके बाद आगामी क्वेश्चन अपना कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन, इनका निधन हुआ है कुछ समय पहले। ये भारत के महान वैज्ञानिक थे और महत्वपूर्ण बात इनकी कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। नई शिक्षा नीति 2020 समिति के अध्यक्ष। फिर साथियों, आगामी प्रश्न अपना अल हिलाल। अल हिलाल क्या था? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद का अखबार का नाम था अल हिलाल। मौलाना आजाद का समाचार पत्र। मौलाना आजाद का पूरा नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अल हिलाल हो गया समाचार पत्र। इसके बाद आता है सर्वाधिक उष्मीयमान, यानी सबसे कम प्रदूषण इसका 0 है और उष्मीयमान बहुत ज्यादा है। ये है हाइड्रोजन। कौन सा ईंधन है? हाइड्रोजन। साथियों, भविष्य का ईंधन भी कहते हैं इसको, भविष्य का ईंधन, क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होता। और भारत ने सबसे पहले दिल्ली में ये हाइड्रोजन की बसें शुरू की थी। अब आगामी हाइड्रोजन के ऊपर भारत का बहुत ज्यादा जोर है। अभी एक ट्रेन का और प्रशिक्षण
परीक्षण हो चुका है। हाइड्रोजन ट्रेन ये कहाँ है? हाइड्रोजन ट्रेन ये चली है साथियों चेन्नई में। कहाँ चली है? चेन्नई में। यानी हम जो जीवाश्म ईंधन है यानी पेट्रोलियम वगैरह है, कोयला है, इन ईंधनों को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं और ये बहुत बड़े पॉल्यूशन के स्रोत हैं। फिर आता है साथियों शुभांशु शुक्ला, ये भारत के सेकंड अंतरिक्ष यात्री है, भारत के द्वितीय अंतरिक्ष यात्री जो यूएसए के सहयोग से 18 दिन अंतरिक्ष में रहे। ये दिन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 दिन अंतरिक्ष में रहे और इनके मिशन, जिस मिशन के तहत इनको भेजा गया उस मिशन का नाम था एक्सियोम 4। यानी एक्सियोम 4 नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इनके साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए थे, तो कुल 4 थे, इसलिए इसका नाम कर दिया एक्सियोम 4 मिशन, यानी एक्सियोम 4 मिशन। पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस समय अंतरिक्ष में गए थे भारत की तरफ से, वो नाम था राकेश शर्मा। हम तीसरी चौथी की किताबों से राकेश शर्मा का नाम पढ़ना शुरू कर देते हैं और अब एक नाम उसमें और जुड़ गया, वो नाम है शुभांशु शुक्ला का। शुभांशु शुक्ला की जो अंतरिक्ष जर्नी शुरू होनी थी वो कई बार स्थगित होते होते लास्ट में ये सफलतापूर्वक अपनी यात्रा पूर्ण करके वापस आ गए हैं। फिर आगामी प्रश्न है साथियों 44वां विश्व धरोहर स्थल, यानी भारत में अभी तक 44 विश्व धरोहर स्थल है। जो पहली बात तो इनका चयन कौन करता है? ये करता है यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा इनका चयन किया जाता है विश्व धरोहर स्थलों का। इनमें मराठा सैन्य परिदृश्य यानी 17वीं से 19वीं शताब्दी तक जो मराठों के द्वारा महाराष्ट्र में और आसपास के जो क्षेत्र में किले यानी फोर्ट बनाए गए उनका सम्मिलित नाम है मराठा परिदृश्य। और ये साथियों 12 किले, इसने इनको एक ही नंबर दिया है, 12 को अलग अलग नंबर नहीं दिया है। यानी पहले भारत में 43 साइटें थी, 44वें साइट के रूप में 12 मराठा किलों को शामिल किया गया। याद रखने की बात है कि इसमें एक किला महाराष्ट्र से बाहर का, यानी 11 किले तो महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र में कितने किले हैं? 11। और जिंजी नामक एक दुर्ग है वो तमिलनाडु का है, यानी एक दुर्ग तमिलनाडु का हो गया वो है जिंजी और एक 11 हो गए महाराष्ट्र के। इन जिलों में जैसे सालेर है, शिवनेरी है, पन्हाला दुर्ग है, खंडेरी दुर्ग है, सिंधु दुर्ग। इस सिंधु दुर्ग के नाम पर महाराष्ट्र का एक जिला भी है और गढ़ भी है। इसके अलावा एक प्रतापगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? प्रतापगढ़ दुर्ग। ये इस नाम का एक राजस्थान में भी दुर्ग है, राजस्थान वाला नहीं, प्रतापगढ़ महाराष्ट्र का है। इस दुर्ग की क्या विशेषताएं हैं वो हम चर्चा करेंगे। अफजल खान जो औरंगजेब के मामा थे और शिवाजी को, औरंगजेब ने छल कपट से शिवाजी को मरवाना चाहा था, लेकिन शिवाजी छल कपट को भांप गए थे और उन्होंने अपने हाथों में बाघ के नख पहन करके यानी बग नखों से शिवाजी ने इसकी हत्या कर दी थी, इसकी अफजल खान की। और ये दुर्ग था प्रतापगढ़। यानी प्रतापगढ़ दुर्ग में, याद रखें दुर्ग, प्रतापगढ़ दुर्ग में शिवाजी ने प्रतापगढ़ दुर्ग की तलह की है, मतलब उसके जस्ट आगे उसकी हत्या की गई थी। अफजल खान की बग नखों से हत्या की। किससे की? बाघ के नख पहन करके बग नखों से हत्या। ये हो गया प्रतापगढ़ दुर्ग का महत्व है। अब इसमें आगामी और हम चर्चा करते हैं कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। साथियों ये जो कहने की बात नहीं है कि किस विचारधारा के लोग पेपर बना रहे हैं, तो आप ध्यान से इनको पढ़ें। शिवाजी के बारे में हम अच्छी तरह से, शिवाजी, महाराणा प्रताप, इन पर प्रश्न आ सकते हैं। तो शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? शिवनेर दुर्ग में। अभी महाराष्ट्र का जो जैसे राजस्थान रोडवेज की बसें हैं उसी प्रकार शिवनेरी बसें यानी सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की बसें हैं।
वो शिवनेरी बसों के नाम से संचालित होती है। शिवाजी का जो दुर्ग है, जन्म स्थान है, उसको हमेशा के लिए याद रखने के लिए। ये हो गया शिवाजी का जन्म। और इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ महाराष्ट्र में। किस दुर्ग में? रायगढ़ महाराष्ट्र में। और साथियों याद रखें, इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कितनी बार है? 2 बार। 2 बार इनके प्रतिद्वंदी औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था और 2 बार शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी का जो पहला राज्याभिषेक है वो कहते हैं कि अशुभ नक्षत्रों में माना गया, इसलिए दोबारा इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और राज्याभिषेक करवाने वाला पंडित, क्योंकि वहां के पंडितों ने इनका बहिष्कार कर दिया था, इसलिए काशी से एक बड़े विद्वान को बुलाया गया था, वो थे गाग भट्ट। यानी राज्याभिषेक करवाने वाले पंडित का क्या नाम था? पंडित गाग भट्ट। और ये कहाँ के थे? काशी से आमंत्रित किया गया है। काशी, जिसको हम बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं, क्योंकि वरुणा और अस्सी 2 नदियों के संगम पर है। फिर ये 44 विश्व धरोहर स्थल हो गए भारत में। इनमें 44वें में 12 किलो को शामिल किया गया, ये चर्चा हम कर चुके हैं। एक शिवाजी की माता का नाम आता है और शिवाजी के गुरु का नाम आता है। तो शिवाजी के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। क्या नाम था इनका? समर्थ गुरु रामदास। और शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। जैसे प्रताप की माता जयवंताबाई थी और शिवाजी की माता जीजाबाई थी। फिर भारत सरकार का जो कार्बन मुक्त होने का, यानी कार्बन फ्री इंडिया होने का लक्ष्य है, वो है साथियों 2070 तक। कौन सा वर्ष किया है? 2070। और विकसित भारत या विकसित राजस्थान का लक्ष्य है 2047। याद रखें, इनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या तो टारगेट 2030 के चल रहे हैं अब, या 2047 के हैं। गैर जीवाश्म ईंधन, साथियों जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं? पेट्रोल है, कोयला है, डीजल है, इस प्रकार के जो ईंधन है वो है जीवाश्म ईंधन। और इनको छोड़ करके जैसे पन बिजली है, परमाणु ऊर्जा है, या सौर ऊर्जा है, अपने एक ये होगी सौर ऊर्जा के अलावा वायु यानी विंड एनर्जी होगी। तो इन सारी ऊर्जाओं को मिला करके भारत ने 50% से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। यानी गैर जीवाश्म ऊर्जा का प्रतिशत भारत में हो गया 50.08%। ये अभी जुलाई का आंकड़ा है, जुलाई के बाद ये आंकड़ा और आगे बढ़ता जाएगा। यानी 50% से ज्यादा ऊर्जा हमने गैर जीवाश्म ईंधनों से। अभी ये साथियों जुलाई में शुरू की है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। ये केंद्र सरकार की योजना है और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई है। किसके रूप में? पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? यानी किसी भी योजना को जब टेस्टिंग के लिए छोटे स्तर पर शुरू किया जाता है तो उसका नाम दिया जाता है पायलट प्रोजेक्ट। और लगभग जब इसके अच्छे परिणाम आते हैं तो ये पूरे देश में या जो संभावित क्षेत्र है उसमें लागू कर दी जाती है। तो ये कितने जिलों में लागू हुआ है? 100 डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। और प्रचलित 36 योजनाओं का इसमें विलय हो गया। कितनी योजनाओं का? 36 योजनाओं का विलय, यानी इनका मर्जर कर दिया गया 36 योजनाओं का और एक योजना नई बना दी है, उसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। अभी ये जुलाई 2025 से स्टार्ट हुई है, नई योजना है और केंद्र सरकार की है। इसके बाद आता है 2025 में भारत ने इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 20%, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पेट्रोल डीजल में पॉल्यूशन को कम करने के लिए इथेनॉल मिलाया जाता है। यह टारगेट वर्ष था 2030। कब तक था? कि भारत 2030 तक 20% लक्ष्य हासिल करेगा। यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाएगा जो गन्ने से तैयार होता है। लेकिन अभी मतलब इतने व्यापक स्तर पर भारत सरकार ने प्रयास किए कि ये टारगेट हमने 2025 में ही अचीव कर लिया है। यानी 2030 वाला टारगेट कब तक अचीव हो गया? 2025 में हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद आता है साथियों विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हमारी अर्थव्यवस्था की जान है, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। कौन सा बैंक हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी पूरे वर्ल्ड में कंज्यूमर को सर्विस देने में एक नंबर का बैंक SBI है, तो भारत के लिए गौरव की बात है। और भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सभी राज्यों में इसकी उपस्थिति है, ये एक क्षेत्र विशेष का बैंक नहीं है। और अब्रॉड इंडिया यानी भारत के बाहर भी इसकी कुछ शाखाएं हैं। तो ये हो गया SBI के बारे में। और मैं आपको याद दिला दूं कि स्टेट बैंक के जो सहयोगी 7 बैंक हुआ करते थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। तो ये सारे जो बैंक हैं, इनका विलय कुछ साल पहले वर्तमान सरकार के द्वारा स्टेट बैंक में कर दिया गया। अब स्टेट बैंक समूह नहीं रहा, अब स्टेट बैंक अकेला एक बैंक हो गया और भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इसके बाद आपका मिशन हरियालो राजस्थान, इसका लक्ष्य है साथियों 5 वर्ष में कितने पौधे लगाना? 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे, ठीक है। और 1 वर्ष में कितने पौधे? 10 करोड़। अभी हरियाली अमावस्या जो आई थी सावन माह में, हरियाली अमावस्या पर हमने यानी राजस्थान सरकार ने कितने पौधे लगा लिए? ये राजस्थान का एक प्रोग्राम है, यानी एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वर्ष तो अपने आगे पड़ा है, ये 10 करोड़ पौधे हो जाएंगे, 50 करोड़ पौधे हो जाए अभी लगाए जाएंगे। एक वृक्ष जिसको राजस्थान सरकार ने उखाड़ने का निर्णय लिया है वो है साथियों जूली फ्लोरा, यानी विलायती बबूल जो है, ये माना गया है कि ये परिस्थिति को नुकसान पहुंचाता है, किसी भी काम का नहीं है, तो इसलिए इसको उखाड़ा जाएगा और अन्य पौधों का यहाँ वृक्षारोपण किया जाएगा। वन विभाग ने अभी कीकर, हम जो लोकल भाषा में कीकर कहते हैं इसको, इनका वितरण बंद कर दिया है। कुछ साल पहले यानी 90 के दशक में सफेदे का नाम होता है यूकेलिप्टस। क्या नाम है इसका? वैज्ञानिक नाम है यूकेलिप्टस। इस यूकेलिप्टस पौधे को राजस्थान में अनुकूल नहीं माना था, क्योंकि ये वाष्पोत्सर्जन यानी वेपोरेशन बहुत ज्यादा करता है। पानी की मात्रा राजस्थान में बहुत कम है, ग्राउंड वाटर कम है, इसलिए ग्राउंड वाटर को ये उड़ा देता है। तो इस उड़ाने की क्रिया को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने निर्णय किया, वन विभाग ने निर्णय किया कि इसको सामान्य जगहों पर नहीं लगाएंगे। सफेदे का पौधा अब वही जगह रोपा जाएगा, लगाया जाएगा जहां दलदल की समस्या है, जैसे हमारा राउतसर जैसे कस्बे हैं जहां सेम की समस्या है। तो उस समस्या को निदान के लिए तो यूकेलिप्टस उपयोगी है। बाकी अन्य स्थानों पर इसका प्रतिबंध, इस पर बहुत समय पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब जूली फ्लोरा को भी बाय बाय करने लग गया वन विभाग। और इसके बाद आता है साथियों, एक नाम है अपने शेखावाटी क्षेत्र का कि अजीत सिंह छिंसास। इनको 2023 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? अमृता देवी का नाम आते ही वन और वन्य जीव आ जाता है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। और वर्ष है 2023। अजीत सिंह छिंसास, जिला इनका सीकर जिले के हैं। फिर हम आगामी जो क्वेश्चन है KR श्रीराम की चर्चा करते हैं। KR श्रीराम मद्रास उच्च न्यायालय से राजस्थान में स्थानांतरित है। मद्रास हाईकोर्ट से राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित। CJI लिख देता हूं, चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश हैं। और इनका नंबर है भारत राजस्थान में 43 में, यानी राजस्थान के पहले मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा, और ये है 43वें मुख्य न्यायाधीश जो अपने मैसूर यानी कर्नाटक अपने चेन्नई से ट्रांसफर होकर के राजस्थान आए हैं। और राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनको चेन्नई ट्रांसफर कर दिया गया है। और इनका पूरा नाम भी आ सकता है साथियों, इनका पूरा नाम है कलपाति राजेंद्रन श्रीराम। मूल रूप से तमिलनाडु के निवासी हैं। और फिर आता है साथियों 76वां वन सम, अभी एक चर्चा और करेंगे जिसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से संबंधित, यानी राजस्थान हाईकोर्ट में कुल न्यायाधीश कितने होंगे?
न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत है 50, और आजादी के बाद से अब तक यानी पद लगातार बढ़ते रहते हैं, तो 43 पद भरे गए हैं। यानी कुल कार्यरत न्यायाधीश कितने हैं? ये 43 हो गए हैं। ये अब तक का बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 40 से ऊपर न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट में कभी रहे ही नहीं है। अब की बार 43 हो गए, फिर भी 7 पोस्टें खाली हैं। अभी आगामी प्रश्न हम लेते हैं आरपीएससी के सदस्य। ये साथियों 10 हो गए हैं, और 10 में एक अध्यक्ष अलग होगा, 10 ये हो गए, कुल 11 होंगे। चिंतनवा वन महोत्सव ये साथियों राजस्थान सरकार ने अभी मनाया है जुलाई महीने में, और वन महोत्सव की शुरुआत यानी सिंदूर का पौधा लगा करके, कौन सा पौधा लगाया था मुख्यमंत्री ने? सिंदूर वृक्ष, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चला था, इसलिए सिंदूर के पौधे जिसकी लाल पत्तियां होती हैं, जिसे सिंदूर बनाया जाता है, सिंदूर के पौधे से चित्र के वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी। अभी आगामी एक प्रश्न है कि अपना जो वन महोत्सव है भारत में, ये किस मंत्री की देन है? तो साथियों वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी ने की थी। किसने की थी? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी भारत की संविधान सभा के और राजस्थान की विभिन्न रियासतों के लिए संविधान लिखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे, और के.एम. मुंशी ने ही मत्स्य संघ का नामकरण मत्स्य संघ रखा था। आगामी हम चर्चा करते हैं डॉक्टर धीरज सिंह। ये काजरी के वैज्ञानिक हैं। किसके वैज्ञानिक हैं? काजरी के वैज्ञानिक, जिनको राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है अभी 2025 का राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। काजरी हम जानते हैं इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जोधपुर में है, और मनुष्य में किस प्रकार के पौधे लगे, किस प्रकार की वनस्पति लगे, किस प्रकार की फसलें लगे, इसके लिए भारत सरकार ने काजरी की स्थापना की थी। जोधपुर में एक दूसरी संस्था भी है, वो है साथियों आफरी। आफरी का पूरा नाम है एरिड। एरिड का तो होता है शुष्क, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये भी जोधपुर में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी जोधपुर में है। काजरी भी जोधपुर में। डॉक्टर धीरज सिंह काजरी के वैज्ञानिक हैं। फिर साथियों एक प्रश्न है आगामी, राजफेड किसको कहते हैं? ये राजस्थान सरकार की कुछ मार्केटिंग करने के लिए, कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए एक संस्था बनाई हुई है। इसका पूरा नाम है राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी संघ, और शॉर्ट में इसको कहते हैं राजफेड। फिर एक प्रश्न आता है ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड भारत सरकार ने जनजातियों के जो उपज है, यानी जनजातियों के प्रोडक्शन में कहीं ठगी नहीं हो उनके साथ, उस ठगी को रोकने के लिए एक संगठन बनाया हुआ है, उसका नाम है ट्राइफेड। भारत का जनजातीय उपज, केवल जनजाति है इसमें, जनजातीय उपज क्रय के लिए संगठन, इसका नाम हो गया ट्राइफेड। फिर आगामी क्वेश्चन हम लेते हैं, भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल यानी लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल खोला गया है, वो है साथियों बीकानेर जिले में। कहां है? बीकानेर जिले के एक गांव में। इसके बाद आता है कि नरेगा जो योजना है ना, मनरेगा, जिसको हम सही नाम है इसका मनरेगा योजना, जो ग्रामीण क्षेत्र में अभी सभी लोगों को रोजगार देने का एक माध्यम है। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। उसमें महिला मेट कितने रखे गए? राजस्थान ने एक नवाचार किया इसमें कि नरेगा के कार्यों में जो मेट यानी हाजिरी लेने वाले व्यक्ति हैं, उनमें 50% जो मेरिट होंगी वो महिलाएं होंगी। अभी ग्रीन हाइड्रोजन हब भारत ने कई जगह स्थापित किए, तो राजस्थान का ग्रीन हाइड्रोजन हब है जोधपुर। कहां है साथियों? जोधपुर में।
और राजीव शर्मा ये राजस्थान के नए डीजीपी हैं। यानी राजस्थान के डीजीपी का होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में राजीव कुमार शर्मा को बनाए गए हैं। ये मूल रूप से मेरठ के निवासी हैं। फिर राजस्थान सरकार की एक योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी उन्मूलन योजना। तो इसका टारगेट पूछा जाएगा कि कितने, ये सिर्फ गांव में है साथियों, यानी 5000 गांव एक वर्ष में, कितने वर्ष में, एक वर्ष में गरीबी से मुक्त होंगे। ये इसका बहुत बड़ा लक्ष्य है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का। और इसके 3 बिंदु है, यानी आर्थिक सहायता, यानी 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता काम करने के लिए दी जाएगी। आगामी है महिला सशक्तिकरण, यानी महिलाएं कोई काम करना चाहती हैं तो उनके महिलाओं के एनजीओ को या उनके जो संगठन होते हैं महिलाओं के, महिला स्वयं सहायता समूह है, उन स्वयं सहायता समूहों को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और उसके बाद यदि गरीबी रेखा यानी बीपीएल को पार करके एपीएल में चले जाएंगे लोग तो उनको फिर और प्रोत्साहन की राशि है। तो इसके 3 मुख्य बिंदु हो गए, आर्थिक सहायता, फिर महिला सशक्तिकरण और प्रोत्साहन राशि। इस प्रकार से गाँव में गरीबी का, यानी कितने गाँव में, 5000 गाँव को गरीबी से मुक्त कर दिया जाएगा। साथियों कर्नल दीपिका राठौड़, 2 नाम आते हैं राजस्थान में, एक तो है दिव्य कृति राठौड़ जो महिला दिव्य कृति राठौड़, यह तो है महिला अर्जुन अवार्डी है ये, यानी अर्जुन मिल चुका है इनको, अर्जुन अवार्डी महिला घुड़सवार। क्या है ये, महिला घुड़सवार दिव्य कृति राठौड़। और अभी हम चर्चा करते हैं इसकी दीपिका राठौड़ की। दीपिका राठौड़ साथियों भारतीय सेना में है और कर्नल के पद पर कार्यरत है। डीडवाना की निवासी है, कहाँ की है, डीडवाना डिस्ट्रिक्ट की निवासी है। और इसकी जो उपलब्धि है, इसने भारत के जो जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं उन सब की इसने पर्वतारोहण कर लिया है, उन पर चढ़ चुकी है। और अभी जो अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है वो है किलिमंजारो। कौन सा पर्वत है, किलिमंजारो। ये तंजानिया एक देश पड़ता है, तंजानिया देश अफ्रीका में है और उसकी सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। जिस प्रकार एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसी प्रकार अफ्रीका की ऊंची चोटी है किलिमंजारो। और उस किलिमंजारो का इसने अभी सफलतापूर्वक उस पे चढ़ी है। तो ये हो गया कर्नल दीपिका राठौड़ के बारे में। फिर आता है आगामी प्रश्न है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल। ये काम है साथियों, ये राजस्थान में होंगे नवंबर महीने में। कौन से महीने में, नवंबर 25 में जयपुर में होंगे ये इंपॉर्टेंट है। और इनका आयोजन 2 विश्वविद्यालय करेंगे राजस्थान में। कौन सा, एक तो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, ये जयपुर की है, निजी विश्वविद्यालय पूर्णिमा विश्वविद्यालय, और दूसरा करेगा राजस्थान विश्वविद्यालय, ये जो सरकारी है। राजस्थान का पहला गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी राजस्थानी विश्वविद्यालय था। ये आजादी के वर्ष 1947 में बना हुआ है। फिर आगामी प्रश्न है कि अजय सेठ, ये साथियों अभी करंट का प्रश्न है। IRDA यानी भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष इनको अजय सेठ को बनाया गया है। और फिर फौजा सिंह धावक थे और 100 वर्षीय यानी 100 साल सबसे वर्ल्ड में सबसे लंबी उम्र के धावक थे जो दौड़ा करते थे। अभी इनका सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है। ये किसका हो गया, फौजा सिंह का वर्णन। इसके बाद आगामी प्रश्न अपने उज्जवल निकम, यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, उनमें उज्जवल निकम भी हैं। यानी मुंबई दंगों में पैरवी करने वाले जो वकील थे वो थे उज्जवल निकम और उनको एक तरीके से ये गिफ्ट दिया गया है और आज इनको राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनाया गया है। पेशे से वकील, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य
मुंबई बम कांड 1993 में हुआ था ये मुंबई बम कांड में वकील रहे, यानी पीड़ित पक्ष के किसके वकील थे ये? पीड़ित पक्ष के वकील थे उज्ज्वल निकम। फिर आगामी प्रश्न नाम आता है आस्था पूनिया। ये फाइटर भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है, यानी जो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली है, नौसेना का विमान इन्होंने उड़ाया है, महिला फाइटर पायलट, प्रथम महिला फाइटर पायलट है। फिर आता है साथियों भारत के अन्न, यानी ये आरोही अवरोही क्रम में पूछा जा सकता है कि भारत में कौन से अन्न सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे चावल है, राइस है, सेकंड पे क्या है? गेहूं है। और अब तीसरा पूछा जाए तो बहुत से लड़कों की दिक्कत हो जाती है कि तीसरा अन्न कौन सा खाया जाता है भारत में। तो थर्ड है ये साथियों मक्का। कौन सा है? मक्का। और वैसे भी वर्ल्ड स्तर पर देखें तो मक्का की पेटी यानी मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है अमेरिका में। ये हो गया अपने अनाज के बारे में। फिर आगामी प्रश्न है अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये अभी महीने भर पहले भारत ने किसके साथ किया है? लंदन यानी ब्रिटेन के साथ। ये भारत वर्सेज इंग्लैंड का समझौता है। यानी भारत सरकार इंग्लैंड से जो चीजें आएंगी उनके ऊपर जीरो टैरिफ यानी किसी भी प्रकार का आयात शुल्क नहीं लगाएगी, और हमारे जो उत्पाद इंग्लैंड में जाएंगे उन पे भी नहीं लगाया जाएगा। साथियों ट्रंप इसका उल्टा कर रहे हैं, उन्होंने भारत के ऊपर 25-25 यानी 2 किस्तों में 50% टैरिफ ठोक दिया है। और भारत और अमेरिका के जो संबंध है, व्यापारिक संबंध है, वो भी एक संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में भारत और अमेरिका का समझौता हो पाता है या नहीं, लेकिन फिलहाल तो ये खटाई में है। अभी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता किसके साथ कर चुके हैं? भारत और इंग्लैंड के साथ। फिर एक प्रश्न है साथियों राजस्थान में वर्षा की विभाजक रेखा, ये है 50 सेंटीमीटर। यानी 50 से कम वाले जो क्षेत्र हैं वो है कम वर्षा वाले, और जहां 50 से ज्यादा वर्षा होती है वो है ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र। अब इसमें एक और है कि मरुस्थल में जो राजस्थान का डेजर्ट है वो वर्ल्ड का ऐसा एकमात्र डेजर्ट है जहां सबसे ज्यादा आबादी रहती है, हरा भरा स्थान है, और इसको हम ओएसिस भी कह सकते हैं। मरुस्थल में वर्षा की विभाजक रेखा ये साथियों 25 सेंटीमीटर। दोनों अलग अलग चीजें हैं, यानी राजस्थान में वर्षा की विभाजक रेखा मानी जाती है 50 सेंटीमीटर, और इसमें मानी जाती है मरुस्थल में कुछ स्थान ऐसे जहां 25 सेंटीमीटर वार्षिक से कम वर्षा होती है, और कुछ स्थान ऐसे जहां 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है। अभी हमने एक ओएसिस की चर्चा की। ओएसिस को हिंदी में कहते हैं नखलिस्तान। क्या कहते हैं? नखलिस्तान। ओएसिस वो स्थान होता है जो मरुस्थल में चारों रेत है लेकिन बीच में कहीं हरियाली दिखाई देती है, उस स्थान को ओएसिस कहा जाता है, यानी नखलिस्तान। मरुस्थल का जो हरा भरा स्थान है उसको हम क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे नखलिस्तान, और इंग्लिश में इसको कहेंगे साथियों ओएसिस। फिर आज हम दूसरे वीडियो में राजस्थान के प्रजामंडल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में, कुछ गणित के प्रश्नों के बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। आप मेरे साथ बने रहें, देखते रहें और अपना कल्याण करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।